जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जीआरएसी जो इतना धमाकेदार मूवमेंट दिया है ना, इसने जितना धमाका इंडिया ने पाकिस्तान पे नहीं किया उससे ज़्यादा धमाका तो इसने अपने रिजल्ट्स के बाद दे दिया। क्वार्टरली रिजल्ट्स आए इस कंपनी के और रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आए हैं। तो इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं, बट ये ध्यान रखिएगा ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिएगा और साथ ही साथ खुद एनालाइज करिएगा कि आपको कब एंटर करना है, या फिर आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद करिएगा, क्योंकि ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देखिए नहीं है। तो एज यूजुअल जब मैं किसी भी कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो करता हूँ तो उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूँ। इसको भी मैंने 4 चैप्टर्स में कवर किया है। रीज़न बहुत सिंपल है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसका अगर थरली आपने एनालाइज किया हुआ है तो डिफेंस कंपनीज में आपको और इंटरेस्ट बनते जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने इनको 4 चैप्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स को एकदम एक एक पॉइंट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, बिजनेस एग्जैक्टली क्या कर रही है जीआरएसी। थर्ड, इसके क्या फाइनेंशियल्स हैं। और फोर्थ, टेक्निकल्स इसके क्या हैं। मैं इन्वेस्टेड हूँ या नहीं, मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊंगा। तो चैप्टर 1 में हम बात करते हैं सबसे पहले हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की। देखिए, कभी भी आप क्वार्टरली रिजल्ट्स किसी भी कंपनी के देखें तो वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले हमको देखना है कि उनके सेल्स या रेवेन्यू बढ़ा है या नहीं। सेकेंडली, ऑपरेटिंग मार्जिन किस तरह से चल रहा है, क्या कंपनी को अपने ऑपरेशन से पैसा मिल रहा है, सेल्स में अच्छा पैसा कमा रही है या नहीं। और उसके बाद कंपनी के बहुत सारे खर्चे होते हैं, अलग अलग खर्चे, वो खर्चे माइनस करने के बाद फाइनली उनके हाथ में कितना पैसा आ रहा है। सबसे पहली चीज़ सेल्स की अपन बात करते हैं, रेवेन्यू। हम बात करेंगे मार्च 2024 क्वार्टर को मार्च 2025 क्वार्टर से कंपेयर करने की। भाई साहब 61.7% से इसका रेवेन्यू बढ़ा है। दैट मीन्स 1016 करोड़ से बढ़कर 1642 करोड़ का इसका रेवेन्यू हुआ है। दैट इज अमेजिंग, अमेजिंग। सेकेंडली, एबिटा दैट इज ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कि 90.6 करोड़ से बढ़कर 219 करोड़ हो गया है भाई। 141.8% से बढ़ा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये उम्मीद नहीं थी, ये नहीं थी। जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे वे अहेड इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, 118.9% बढ़ा है। 111.6 करोड़ का इसका ऑलरेडी प्रॉफिट था मार्च 2024 में। मार्च 2025 में 244.2 करोड़ हुआ है क्वार्टरली। अनडाउटेडली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। क्या होता है ना, जब किसी भी तरह के रिजल्ट्स आते हैं तो हम उसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हैं। जैसे कंपनी का पता पड़ा कि अब इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इन डेप्थ देखते हैं किस तरह से इनका काम चल रहा है, क्या क्या इनके ऑपरेशन से हमें जो हमें न्यूज़ है वो मिल रही है, क्या कंपनीज फोकस कर रही है क्या प्रॉपर वे में, क्या कंपनी की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो उसके बेसिस पे सबकी एक्सपेक्टेशन होती है। एक्सपेक्टेशन से परे, लिटरली बहुत परे रिजल्ट्स आए, अमेजिंग है। डिविडेंड भी दिया है 4.9 पर शेयर का, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर ठीक है, थोड़ा बहुत ले लो यार। मेन बात जो इसकी आती है वो ये है कि इसके एमडी ने, मैनेजिंग डायरेक्टर ने, जो फ्यूचर्स को बताया है ना कंपनी का, वो बहुत तगड़ा बताया है। मतलब क्या बोला है इन्होंने? बोला है कि हमारे पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग हो गई है, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। करीब 24,000 करोड़ की तो इनकी दिसंबर क्वार्टर में थी, तो वो भी अब बहुत बढ़ गई है। दूसरा, प्रोडक्शन की मैच्योरिटी, और तो और इन्हें कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट ईयर भी हम बहुत तगड़ा बिजनेस करेंगे। नाउ दिस गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस टू गेट इनटू द शेयर। आई टेल यू हाउ। होता क्या है, जब किसी भी कंपनी का रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट तो देखो पिछले 3 महीने का है, हमें ये भी देखना है कि कंपनी की कॉमेंट्री क्या है, आगे क्या बोल रहे हैं, क्या फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है या नहीं। और अगर फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है तो किस तरह से उसको देखना है। ये बहुत ही तगड़ी चीज़ इन्होंने बोली कि इस साल हमें बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमारा रहेगा। रीज़न देखो, 2 चीज़ें। एक तो अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ और वॉर के बाद में हमें समझ में आ गया कि हमें कराची से अगर इनको घेरना है तो नेवी रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट नेवी के अलावा नेवी के जो अलग अलग फ्लाइट्स थे, जो जेट्स थे, वो वहाँ पर भी यूज़ हो रहे थे बॉर्डर्स पे, इनफैक्ट पंजाब में, कश्मीर में। तो हर तरह से इसका बिजनेस तो बढ़ रहा है, बट एग्जैक्टली ये क्या क्या करेगी मैं आपको सेकंड चैप्टर में बताऊंगा। दूसरा चीज़ ये होता है कि इनके पास ऑर्डर्स तो बहुत आते हैं, गवर्नमेंट इनको बहुत ऑर्डर दे देती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बाद ये एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं। आप अगर मेरे को कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो तो सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर, मैं सिर्फ एक ही रट लगा के बैठा हुआ था कि डिफेंस कंपनीज को इतना ऑर्डर मिलने वाला है, अपन सोच नहीं सकते। पर पंगा वो नहीं है कि उन्हें ऑर्डर मिलेगा या नहीं, पंगा ये है कि इनका एग्जीक्यूशन होगा या नहीं।
और ये वाले क्वार्टर में, मार्च 2025 क्वार्टर में, इनका एग्जीक्यूशन हैज़ ओनली प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। दैट मीन्स जो इनके सेल्स आपको दिख रहे हैं, इन्होंने क्लियरली कहा ना प्रोडक्शन मैच्योरिटी हुआ, हमने डिलीवर किए तो जाके हमारे ये रेवेन्यू बने। अगर ये डिलीवर ही नहीं करते तो गवर्नमेंट इनको पैसे थोड़ी देती ना। अब इसको एक और लेवल पे कंपेयर करते हैं, हम पूरा ईयर देखते हैं, जो FY24 था, FY25 था, उधर भी तो देखना जरूरी है। इफेक्टिवली रेवेन्यू जो 3,593 करोड़ का था वो बढ़कर हो गया 5,076 करोड़। कितना बढ़ गया? मोटा माटी 1,500 करोड़ से ऊपर है। दैट इज 20-21% से ऊपर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 235 करोड़ से बढ़कर 421 करोड़ हुआ। गुड नंबर्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 357 करोड़ से बढ़कर 527 करोड़। नाउ ऑल दीज थिंग्स विल डेफिनेटली गिव यू कॉन्फिडेंस, जिसके कारण ही आज अभी 15% तो स्टॉक बढ़ा हुआ है। तो गुड कंपनी, गुड रिटर्न्स। आई टेल यू व्हाट, मैंने इसके ऊपर पहले भी काफ़ी एनालिसिस किया है। जब मैंने कहा था कि अगर डिफेंस में डालना है तो बेसिकली 4 कंपनीज के ऊपर फोकस करिए। सबसे पहले HAL, BEL, ये मेरे फेवरेट है, ठीक है। थर्ड इज मसगांव एंड फोर्थ इज GRSE। कोचिन शिपयार्ड, ये सब बोलते हैं कि कोचिन शिपयार्ड, BDL, मेरे को कंपेरेटिवली इफ यू कंपेयर ऑल दीज कंपनीज तो ये मेरे को 4 कंपनीज थोड़ी बेहतर लगती है, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। लेट्स कम टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज बिजनेस। एग्जैक्टली ये कंपनी क्या कर रही है। देखो डिफेंस सेक्टर की हम सब जानते हैं, इंडियन नेवी की ये शिप्स बनाती है और अब ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी फोकस कर रही है। अभी एट द मोमेंट ग्रीन एनर्जी को मैं थोड़ा सा बाहर भी कर दूं तो इंडियन नेवी, क्योंकि रिसेंटली वॉर हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमें इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इंक्रीजेस ट्रिमेंडसली। सिंपल सी बात है यार, अगर वॉर चल रहा है तो हमें किसके ऊपर फोकस रहेगा? उन कंपनीज के ऊपर जो बेसिकली वॉर में चीजें सप्लाई कर रही है, ठीक है, जो कि ये कर रही है। इसने एक्सपोर्ट्स भी चालू किया है। अब ये एग्जैक्टली काम क्या करती है? वॉरशिप्स बनाती है। वॉरशिप्स का मतलब जब किसी भी प्रकार का वॉर होता है तो नेवी को जो शिप्स की रिक्वायरमेंट है वो बनाती है। इसके अलावा ये वेसल्स भी बनाती है। वेसल्स बनाने के अलावा मिसाइल कॉर्वेट आप लेमैन के हिसाब से एक बड़ी सी शिप पकड़ो जिसमें मिसाइल्स भी ये लोग लेके जाते हैं कि कहीं से अगर दागनी है मिसाइल तो ये उस शिप से भी कर लेंगे, और ये बनाती है कंपनी GRSE। इसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरशिप्स भी बनाती है, कॉर्वेट भी बनाती है, और सर्वे वेसल्स। क्या होता है, हर जगह पे आपको छोटे छोटे वेसल्स भी चाहिए जहाँ पर अलग अलग जगह आप जाके देखो कि यार यहाँ पे बराबर काम हो रहा है या नहीं, या इधर सी की डेप्थ कितनी है, या इधर मैं अगर मिसाइल्स डालूंगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा या नहीं। तो ये सर्वे वेसल्स होते हैं, ये बनाती है। और तो और पेट्रोलिंग भी चल रही है। आपको याद होगा 26/11 के टाइम पर जब आतंकवादी बॉम्बे के सी शोर पर आकर वहाँ से समुद्र से एंटर किए थे, तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक चीज़ समझ ली थी कि नेवी तो हमारी ठीक है, बट वहाँ पे छोटी छोटी पेट्रोलिंग वेसल्स भी होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ नहीं, सिटी के अंदर कई कई बार होता है, कभी कुछ सिचुएशन गड़बड़ होती है तो रात में पुलिस घूमती है, हम बोलते हैं पेट्रोल कर रही है, पेट्रोलिंग चल रही है। पेट्रोलिंग का मतलब वो नज़र रख रही है। तो वैसे ही पेट्रोलियम वेसल्स भी ये बना रही है, पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोल वेसल्स बना रही है, ऑफ शोर उसको बोलते हैं। तो इस बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी बिजनेस तो अच्छा है और ऑर्डर्स इनके पास भरपूर है। 3 यूनिट से इनकी, तीनों यूनिट्स कलकत्ता के आजू बाजू में है, बढ़िया है। 89% का जो रेवेन्यू है वो शिप बिल्डिंग से ही आ रहा है, ठीक है। तो मतलब डेडिकेटेड कंपनी है, और स्पेसिफिकली किसके ऊपर काम कर रही है? शिप्स के ऊपर कर रही है। नेवी को सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने वाला काम कर रही है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन का 25,985 करोड़ का है, जो अब बढ़ जाएगा क्योंकि अभी 10% से तो 15% से तो शेयर प्राइस ही बढ़ा है। तो ये मोटा माटी मेरे को लगता है 30,000 करोड़ तक तो चली जाएगी कंपनी, बढ़िया चल रही है। प्राइस अर्निंग रेशियो 48 पे है। अब ये भी चेंज होगा क्योंकि अर्निंग भी अच्छी खासी बढ़ी है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये भी थोड़ा चेंज होगा। इंडस्ट्री का 48 ही है, तो वैल्यूएशन इसके बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप मेरे को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो जब ये 1200-1300 गया था तब मैंने क्लियरली बोला था कि अगर आपका विजन 5-7 साल का है तो ये कंपनी रखने में कोई बुराई नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा विजन 5-7 साल का हो। वहाँ से 1200 के बाद नो डाउट वो 1100 तक भी गया था, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस था वो था करीब 990 के करीब था, और वहाँ से वो पलट गया। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि जब कोई भी आप शेयर लोगे ना तो एकदम से नहीं बढ़ता है, उसको कभी नीचे आ गया तो ठीक है, बट आपका विजन होना चाहिए। इसको मैं कितने समय तक होल्ड करूं, कितने लंबे समय तक होल्ड कर सकता हूं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूं, गवर्नमेंट कंपनी है, 74.5% गवर्नमेंट के पास ही है। FIIs के पास में 4% के करीब है। DIIs ने इनके अपनी होल्डिंग कम करी है, और मेजॉरिटी 20% पब्लिक के पास है। उम्मीद मेरे को ये है, जिस हिसाब से अभी रिजल्ट्स आए हैं और जिस हिसाब से इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है और अभी भी माहौल थोड़ा
गड़बड़ ही है। तो ऐसे में FIIs और DIIs की इस कंपनी के ऊपर नज़र तो होगी। हु नोज अगले 1-2 क्वार्टर में ये लोग अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाएं, राइट? तो फाइनेंशियल्स भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स कम टू द टेक्निकल पार्ट। 2300 के जब तक ये ऊपर नहीं जाता, एक रेजिस्टेंस है 2300 के ऊपर, वहां पर आपको ब्रेकआउट मिलेगा। अगर 2300 के ऊपर जाता है तो वो भी कहां तक जा सकता है? 2800 तक जा सकता है। अगर 28 को क्रॉस करके चले गए तो ब्लू स्काई जोन है वो, फिर तो भाग गया भाई ऊपर। रही बात दूसरी चीज, इसका सपोर्ट है 1995 पे, 1995 पे इसका, 1995 पे इसका सपोर्ट है। ये सब चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसमें मैं ये सब चीज़ें डिटेल में सिखाता हूँ किस तरह से। अगर आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो यू कैन डेफिनेटली टेक दैट कोर्स। वो लाइव क्लासेस होती हैं, मैं खुद लाइव पढ़ाता हूँ, कोई रिकॉर्डेड नहीं देता हूँ मैं। सिंपल सी बात है, आप क्लास आइए, पढ़िए और अपना लेवल इंक्रीज़ करिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स मैसेज कर दीजिएगा, मेरी टीम आपको डेफिनेटली एक नंबर भेजेगी, उसमें आप कॉल करके अपनी डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और साथ ही शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। कमेंट भी करके बताइएगा और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए। और अभी जो जितने भी रिजल्ट्स आए वो तो मैं बना ही रहा हूँ वैसे भी। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं इसमें इतना इन्वेस्टेड नहीं हूँ। मेरा मेजर इन्वेस्टमेंट जो है डिफेंस में वो है HAL और BEL पे। इसमें भी थोड़ा सा पोर्शन है मेरे पास, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो जो रैली है वो मैं भी मिस कर चुका हूँ, बट क्योंकि मेरे पास HAL BEL है तो मैं ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहता हूँ इन कंपनीज में। रही बात लेवल्स भी आपको मैंने बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।